मुकेश सोराण, महिला, जनरल सेक्रेटरी जिला रोहतक। मैं अपने रोहतक वासियों और हरियाणा वासियों को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और जो हमारे भारत के शहीद हुए हैं उनको मैं हार्दिक सत नमन करती हूं। मैं पुष्पा धनखड़, रोहतक, सोशल मीडिया प्रभारी। सभी को नमस्कार। अपने हरियाणा के प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं करती हूं और हमारे जो वीर शहीद हुए हैं सपूतों को सत सत नमन करती हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे जी। मैं पूनम नैन, रोहतक से। आज स्वतंत्रता दिवस पर मेरी तरफ से समस्त हरियाणा वासियों को, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के इस पावन पवित्र त्यौहार को मनाने के लिए हमारे देश के जो जवानों ने शहादत दी है उन शहीदों को मेरी तरफ से सत सत नमन। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे पुलिस पहुंच चुकी है। सभी तालियों के साथ स्वागत करेंगे। खड़े होकर माननीय दिनेश उपाध्याय जी का तालियों के साथ स्वागत करेंगे। कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीबी भद्रा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीबी भद्रा, दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद।
गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जिस घड़ी का हमें इंतज़ार था वो घड़ी पूरी हो गई है। मैं सबसे पहले हमारे सबके आदिल अजीज चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का यहाँ पधारने पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और उनके साथ साथ हमारे सबके प्रिय विधायक श्री भारत भूषण बत्रा जी, जो विशेष रूप से हमारी कॉलोनी के ऊपर कृपा दृष्टि रखते हैं और हमारी कॉलोनी का भी पूर्ण सहयोग इनके साथ रहता है। और दोनों की विचारधारा सेम है। बत्रा साहब भी बहुत ही नम्र हृदय हैं, जैसे हमारे दीपेंद्र जी हैं। आम आदमी इनसे मिल सकता है, आम आदमी की पहुंच इनके द्वार तक है, कोई आदमी इनको बिसरा नहीं सकता। वो जो दूसरे दल के आदमी आते हैं उनकी गर्दन में सरिया है। कहूँगा आपका श्री राजीव अत्री जी, देवेंद्र भारत जी स्वागत किया। कांग्रेस की नारी शक्ति 2 मिनट जी छीड़ हो जाए, फुर्सतों में लाऊंगा 2 मिनट। नाम बताइए मैडम का। पुष्पा धनखड़, पूनम नैन, पुष्पा धनखड़, जिनकी पूरी टीम। इनसे मेरी गुजारिश है कि मिलके सारे नीचे चले जाए। चलो चलो हो गया सारे, चलो जी प्लीज। सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि मिल लिए सारे, जो मिल लिए चलो। चाहे चुनाव चौधरी भूपेंद्र सिंह ने लड़ा, दीपेंद्र सिंह ने लड़ा, मैंने लड़ा, उनमें दिलावर सिंह फोगाट जी का अग्रणी रोल रहा है। और आज के जिन्होंने आपको निमंत्रण दिया है, फोगाट साहब को मैं कहूँगा कि संक्षिप्त में अपने चंद अल्फाज कहेंगे। दिलावर सिंह फोगाट जी। भाई कृपया जिन्होंने स्वागत कर दिया वो शांति बनाए रखें और मंच को थोड़ा जगह दे दें। देखो आज हम सब के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। पहली बात तो 15 अगस्त का दिन, जिसकी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त को इतनी हमारी जनता कॉलोनी की पावन धरती है, जिसके ऊपर हमारे प्रिय विधायक और प्रिय सांसद उम्मीद थी कि दीपेंद्र जी का एक प्रोग्राम जनता कॉलोनी में उनके साथ है। और जनता कॉलोनी की एक एक पर्ची हम अपने प्रिय विधायक को भी और प्रिय सांसद को भी बना के यहाँ से भेजेंगे। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, आप सब बड़ी 10 बजे से यहाँ बैठे हुए हो, 3-4 घंटे हो गए, गर्मी का मौसम है, तो मैं अनुरोध करूँगा श्री भारत भूषण बत्रा जी से वो अपने विचार रखें। धन्यवाद। बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्मानित हमारे सांसद श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आज की इस सभा के आयोजक हमारे बड़े भाई श्री दिलावर सिंह फोगाट जी, हमारे यहाँ से देवेंद्र नारा जी, जिनकी पुत्रवधू आपने पार्षद बनाई, हमारे मध्य में सीनियर पार्षद गुलशन इस्मरियानी जी, हमारे मध्य में देवेंद्र भारत जी, हमारे सतबीर पहलवान जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा संगीता सहरावत जी, सुनील बल्ली जी, खत्री जी, और सबसे बड़ा पिछले दिनों भाई सुभाष गुप्ता जी, ताकि हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पिछली बार हुड्डा साहब आपके घर भी गए थे भाई, और कोई रह गया तो बेशक अपना नाम, अभी सोनू खड़ा है पीछे,
बड़ा सोनू आज तेरी टीम आई है कि नहीं आई है? राज बहादुर जी तो भाई घर है इनका, राज बहादुर जी का, ये राज बहादुर के। और सबसे बड़े नेता हमारे बैकवर्ड क्लासेस के बहुत बड़े नेता रामफल बैरागी जी, जब भी कोई भी फंक्शन होता है कहाँ भी है सबसे पहले बैरागी जी आगे मिलते हैं। और सभी मेरी जनता कलोना अतर सिंह शाहजहान जी, नाराज हो जाएगा, विकास फोगाट जी अभी मंच का संचालन बड़ा अच्छा कर रहे थे इन पे। और साथ में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं मोनू शर्मा जी, हमारे यूथ कांग्रेस के पंकज सिदेवा जी, रोमी ग्रेवाल जी और सभी साथी, भाई भूपिंदर बदवार जी, किसी का नाम रह जाए तो भाई सब, ये हमारा रिटायर हो गया प्रिंसिपल रमेश रोहिला जी, पर एक्टिव कम नजर आता है, पता नहीं कहाँ रहता है, कौन सा मकान बना होगा, पलंग महल बना होगा। ये टाइम दिया कर वही पार्टी के लिए, पहले टाइम ज़्यादा देता था, अब रिटायरमेंट के बाद टाइम कम देता है। हमारे सारे सभी सम्मानित साथियों, सभी आदर के योग मेरी मातृशक्ति, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं एमपी साहब और आपके मध्य में बहुत कम समय लूँगा आपका, क्योंकि इस बात के लिए कि आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। पर मेरी भी एक इच्छा थी कि आपके मध्य में एमपी साहब यहाँ पर आए और आपसे यहाँ पर मिले। और आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के ऊपर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उस देश के शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने आज़ादी दिलवाने में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करते हैं, उनका आदर से नमन करते हैं, उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। आज हम महात्मा गांधी जी को नमन करते हैं, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू को नमन करते हैं, आज हम नेताजी सुभाष चंद्र को नमन करते हैं, आज हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बट्टू कृष्ण दत्त जैसे क्रांतिकारी जो जिन्होंने आज़ादी दिलाई, ये सब बातें हमें दूर दूर तक पहुँचानी चाहिए, क्योंकि आपके युवा को उस समय की आज़ादी की लड़ाई कैसे थी और महात्मा गांधी जी का क्या पर रोल था, और एक लंबा एक कितने असहयोग आंदोलन और सारे हिंदुस्तान को इकट्ठा करने में, उस लड़ाई में इकट्ठा करने के अगर किसी ने किया तो महात्मा गांधी जी ने किया। आप आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर मैं आपको मुबारकबाद देने के साथ ही थोड़ी सी बात और भी कहूँगा, ज़्यादा राजनीति की बात नहीं कहूँगा, पर कुछ बात जो कठिनाई की बात है। सबसे पहले तो मैं जनता कॉलोनी की अपनी बहनें, अपनी माताएं, अपनी बेटियों को, बुजुर्गों को, दोस्तों को इस बात का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने पिछले चुनाव के अंदर मेरे को अपना आशीर्वाद दिला और मैं जनता कॉलोनी की वजह से ही विधायक बना। सीधी सी बात हुई है, जब काउंटिंग हो रही थी, जनता कॉलोनी रहती थी, ये भूपिंदर कहता है कौन नहीं आ रहा, चाहे कुछ है कुछ है, तो मैंने कहा मेरे को पूरा विश्वास था, आपको मैं नतमस्तक करता हूँ, आपका आशीर्वाद रहा। और साथ में जब भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव लड़ा, जनता कॉलोनी ने हमारा पूरा समर्थन किया, जनता कॉलोनी में दीपेंद्र सिंह को हमेशा आशीर्वाद दिया। आज बड़ी संक्षिप्त में कहूँगा कि मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, घर की रसोई कैसे चलती है ये अच्छी तरह जानती हैं, महंगाई का क्या हाल है मैं इस बात की अच्छी तरह जानती हैं, रसोई का, पेट्रोल का, डीजल का प्राइस कितना है किस हिसाब से आप जानते हैं, यहाँ की सरकार ने कैसे लोगों को प्रॉपर्टी आईडी में तंग कर रखा है, ये लोग आप अच्छी तरह जानते हैं इस बात के लिए। ये एक और परिवार पहचान पत्र पीपी करके पता नहीं इससे क्या काटेगा खट्टर, हमारी तो समझ में आया नहीं। हुड्डा साहब की सरकार आएगी तो भाई ये सब आसान कर देंगे, और ये पीपी जो ला रहा है ना खट्टर, इसे भी कैंसिल कर देंगे। सीधी सी बात है, बड़ा थोड़ा सा देर रहता है, घड़ी देर नहीं रहती है इस बात के लिए। आप इस बात के लिए बेरोजगारी, युवा बेरोजगार है, जहाँ पर समाज को बांटने की बात करते हैं, दलित विरोधी सरकार है कि जहाँ पर धर्म के नाम से राजनीति की जाती है। तो मेरी आपसे
मैं समझता हूँ कि मेरी बहनें, मेरी माताएं, सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं और आप राजनीति क्यों जानते हैं। रोहतक का मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल रहे, आपने रोहतक का विकास किया। इस 9 साल के अंदर कोई रोहतक का विकास नहीं हुआ है और इस रोहतक को दोबारा उससे भी कई गुना आगे और बहुत सुंदर शहर बनाएंगे, इस बात का हम वादा करते हैं। आपके टाइम आगे भी मेरे ऊपर आशीर्वाद रहेगा। इन्हीं बातों को से आपको नतमस्तक करता हूँ, आपका आशीर्वाद मांगता हूँ और मैं चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा से गुजारिश करूँगा, उनको रिक्वेस्ट करूँगा इस बात के लिए। हाँ जी, बलवंत सिंह कादियान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जी MP साहब, अब मैं दीपेंद्र जी से थोड़ा सा सवेरे बड़ा हेक्टिक रहा। 6 बजे से हमारी प्रभात फेरी थी। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग आप में से प्रभात फेरी में भी आए थे। और दीपेंद्र जी को थोड़ा सा आँख की प्रॉब्लम की वजह से चश्मा लगाया हुआ है और थोड़ी सी हरारत भी है, इस वजह से थोड़ा लेट हो गए। मैं बात आपको बताना चाहता हूँ इन शब्दों में। अली बत्रा साहब, आपसे भी दीपेंद्र जी से भी एक हाथ जोड़ कर निवेदन है, हमारा कम से कम 2 महीना में एक बार तो जनता कॉलोनी में जरूर आना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपने इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी हाजिरी में जनता कॉलोनी में एक छोटा सा चाय का प्रोग्राम था, इतनी बड़ी संख्या में जो हमें आशीर्वाद दिया उससे हमारा बहुत हौसला बढ़ा। मैं हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हाँ जी, बहुत देर से आप लोग बैठे हो, 3 घंटे से आप लोग यहाँ पर, तो बहुत जो है आपने जो ये आशीर्वाद दिया है, मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत जो है मैं धन्यवाद कहता हूँ। और जैसे बत्ता साहब ने आज एक बहुत अच्छा दिन भी है, आज 15 अगस्त है, आज स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस पे हम अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करते हैं, जिन्होंने असंख्य करोड़ों की संख्या के में जिन्होंने अपने जीवन के बलिदान दिए, जिन्होंने अपनी सारी जवानी अंग्रेज सरकार की जेलों में, काल कोठरियों में बिता दी, सपने के साथ कि देश आज़ाद होगा। हिंदुस्तान के कोने कोने और हर धर्म, जाति, मजहब, भाषा, भूषा से जो लोग आए और इस सोच के साथ आए कि जिस दिन देश आज़ाद होगा, हिंदुस्तान दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा बनेगा। आज उनको, उनकी कुर्बानियों को हम याद करते हैं, नमन करते हैं और जिस आदर, जिस मूल्य के साथ पूरा देश एक सूत्र में, एक साथ, एक सपने के साथ देश की आज़ादी के आंदोलन में एक साथ आया था, आज हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उसी रूप में देश एकजुटता से आगे बढ़े और दुनिया के अंदर हिंदुस्तान सबसे खुशहाल, सबसे संपन्न और सबसे बढ़िया देश के रूप में पूरी दुनिया के अंदर अपनी जगह इस सदी में बनाए, जिस रास्ते हम जा रहे हैं। ये आज हम आप सबको, मैं भी अपनी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बत्रा साहब ने अभी बताया कि जो है, आप भी सोचते होंगे कि मैं जब चला था, जब आया तो बहुत लोगों से मैं गले नहीं मिलता, नहीं तो मैं गले मिलने की मेरी आदत है, किससे गले मिलूँगा, किससे कुछ तो, लेकिन वो क्योंकि मेरी, और चश्मे भी नहीं पहनता, शायद आपने पहली बार मेरे को जो देखा होगा, मेरे पास गॉगल थे भी नहीं, तो आज सुबह दुकान खुलवा के गॉगल लेने पड़े क्योंकि आँख दुखनी आ गई है, तो थोड़ा सा, तो इसीलिए मैं परहेज कर रहा था, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। जहाँ तक बात राजनीति की बात है, जहाँ तक हरियाणा के प्रदेश की बात, पहले मैं कहूँगा 2 बातें। हरियाणा प्रदेश आज 9 साल की बीजेपी की सरकार, बीजेपी और जेजेपी की पिछले 4 साल की सरकार, एन 1 साल के बाद हरियाणा का चुनाव है, 6 महीने के बाद लोकसभा है और उसके बाद हरियाणा का चुनाव सितंबर में डिक्लेयर होता है, हम अगस्त के बीच में, तो एन 1 साल के बाद प्रदेश में चुनाव। 4 साल और इनको तो 9 साल हो गया किसी भी सरकार की कार्यशैली देखने के, समझने के, नीति नियत और धरातल जमीन पे क्या परिणाम आते हैं, बहुत लंबा समय होता है। जो प्रदेश 2014 से पहले, अगर हम याद करें, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार
10 साल हरियाणा में रही, 2004 से 14 तक। जो प्रदेश उस 2014 से पहले देश में विकास के हर मापदंड में देश में सबसे आगे वाले राज्यों में जिसकी गिनती होती थी, कि क्या दुर्दशा हुई है वो आपके सामने। 2014 से पहले हमारा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में हम नंबर 1 थे, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं की बात हो उसमें देश में हरियाणा का नाम आता था। 10 साल तक कोई किसी वर्ग को, ना किसी कर्मचारी को, ना व्यापारी को, ना किसान को, ना मजदूर को, किसी वर्ग को ना धरना देना पड़ा, ना कोई आंदोलन करना पड़ा, ना 2 दिन का आंदोलन, ना 1 साल का आंदोलन, ना कहीं पुलिस का कोई प्रयोग किया गया 10 साल तक, ना कभी 10 साल में 2 समुदाय में, चाहे धर्म के नाम पे, चाहे भाषा के नाम पे जाति, कहीं कोई आपस में ना टकराव हुआ। अमन चैन शांति के साथ खुशहाली से 10 साल हरियाणा आगे बढ़ा और देश में विकास के मामले में हरियाणा का स्थान नंबर 1 पे माना जाना। 2014 में नारा आया, अच्छे दिन आएंगे। हमने सबने सोचा कि भाई अच्छे दिन है, शायद कुछ और अच्छा हो जाए, तो अच्छे दिन आएंगे। अलग अलग नारे थे। 400 रुपये पे गैस का सिलेंडर था, कभी कहते थे कि बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार बीजेपी सरकार, ये सब नारे थे। लेकिन वो अच्छे दिन तो कैसे आए वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, मगर 9 साल में जो हरियाणा देश में विकास में आगे था, आज वो विकास में तो नीति आयोग के अनुसार 17वें पायदान पे है विकास दर में, नंबर 1 पे अगर पहुंच गया तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1। दिल्ली के 3 तरफ बैठा हुआ हरियाणा देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी। और ये कौन कह रहा है? ये केंद्र की सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार। मैंने इस संसद सत्र में प्रश्न लगाया कि देश में किन प्रदेशों में कितनी बेरोजगारी है। उसका जवाब आया कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है तो हरियाणा प्रदेश में है। और 2000 ये केंद्र की सरकार बता रही है, मोदी सरकार बता रही है संसद में लिखित जवाब। और 2013-14 के मुकाबले, यानी कि हुड्डा सरकार के मुकाबले, अब खट्टर सरकार में 22-23 में 3 गुना ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में। अंदाजा आप लगा सकते हैं, ये केंद्र की सरकार ही बता रही बीजेपी। तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1, भ्रष्टाचार, ऐसा खुला भ्रष्टाचार कि भ्रष्टाचार के आधार पर सरकार बनी। ये जो दूसरी सरकार बनी 2019 में, लोग नहीं चाहते थे कि बीजेपी की सरकार को दोबारा मौका दिया जाए, क्योंकि इन्होंने नारा दिया था 75 पार का, आपको याद होगा। बीजेपी का नारा था 75 पार, जेजेपी का नारा था बीजेपी को करो जमना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार, और बना दी हरियाणा में भ्रष्ट सरकार। और वो भ्रष्ट सरकार ऐसी बना दी कि उसमें ये कह दिया कि हमारा समझौता हो गया, 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता हो गया। यही कहा था 5100 बुढ़ापा पेंशन पर। मैं पूछना चाहता हूँ 4 साल के बाद वो 5100 पेंशन आई या नहीं आई? जिसकी 5100 पेंशन आ गई हो उसका धर्म और फर्ज बनता है कि बीजेपी और जेजेपी पार्टी को वोट दे, और जिसकी 5100 पेंशन नहीं आई हो उसको सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का साथ दे। ठीक बात है ना? 5100 पेंशन का समझौता किया, बोला हो गया। और फिर मगर समझौता 5100 की पेंशन का नहीं था, समझौता तो भ्रष्टाचार की छूट का था। जब महकमे बांटे गए तो इस तरह से महकमे बटे, कौन सा महकमा किसके पास गया वो लिस्ट तो हम क्या बताएं, आपको सब पता है। लेकिन उसके बाद इन्हीं के एक विधायक, जेजेपी के विधायक पंडित दादा गौतम का बयान आया कि खोपर एक लाई जीतने लग रहा है। तो यानी कि भ्रष्टाचार के आधार पर सरकार बनी और 4 साल से उसी लाइन पर चल रहे हैं। प्रदेश को प्रतिस्पर्धा बनी हुई है बीजेपी और जेजेपी के मंत्रियों की, कौन से काम महकमे और भ्रष्टाचार के आधार पर। पिछली बार भी यही कहानी थी, इसीलिए पहली बार हुआ 14 मंत्री उतरे, जिसमें से 12 लोगों ने विधानसभा में वापस नहीं पहुंचे। 2019 में लोग 75 पार के नारे से को कितना अस्वीकार कर रहे थे, वो तो लोगों को पता ही नहीं था कि इतने नज़दीक पहुंचे हुए हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा, ये तो लोगों को पता नहीं था इतना नज़दीक। ये मैं पूरे प्रदेश को बता रहा। मगर हरियाणा बड़ा नुकसान हो गया, विकास की पट्टी से उतर गया हरियाणा। नया कोई काम, कोई बड़ी परियोजना तो हरियाणा में आई नहीं।
दुख की बात यह है जिस रफ्तार जो रफ्तार हमने पकड़ी थी, बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो मेहनत करके मंजूर कराई थी, आज उन परियोजनाओं का को एक एक करके यहाँ से ले गए। गोहाना में रेल कोच फैक्ट्री आनी थी, केंद्रीय रेल मंत्री ने बजट में खड़े होकर कहा था गोहाना में रेल कोच फैक्ट्री बनेगी। मैंने बड़ी मेहनत से मंजूर कराई थी, वो बनारस चली गई, मगर यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए आवाज़ भी नहीं उठाई। महम के अंदर दूसरा एयरपोर्ट, ये जब ये फैसला हुआ कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट 2022 तक इस पर ट्रैफिक पूरा रहेगा, उसके बाद जो एयर ट्रैफिक बढ़ेगा तो 22 के बाद एक नया एयरपोर्ट चाहिए अंतर्राष्ट्रीय NCR में। कितनी मेहनत से मैंने एयरपोर्ट मंजूर कराया था महम में, आज जो है ठीक है हर प्रकार के, लेकिन वो एयरपोर्ट चला गया जेवर नोएडा में। कितना नुकसान हुआ, कितने लाखों हमारे नौजवानों को अवसर मिलता है अगर वो एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे आता, तो अंदाजा लगा सकते कितना नुकसान हो गया आपने। बड़ी मुश्किल से गाड़ी की रफ्तार पकड़ी कुल मिला के 4 साल, उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको, 4 साल में 2010 में फैसला हुआ, 10 तक मेट्रो दिल्ली के अंदर थी, 10 में केंद्र सरकार ने, केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला किया कि दिल्ली के बाहर मेट्रो आएगी। 4 साल में हमारी सरकार थी 2010 से 14, और उसके बाद 9 साल इनकी सरकार है। 4 साल में 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ने का काम उनका सरकार में हुआ, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और बहादुरगढ़। अब 9 साल में 1 इंच भी मेट्रो आगे बढ़ाने के लिए प्रयास तक भी नहीं हुआ। अभी तक तो मेट्रो रोहतक आ लेती। तो ये जो, और मैं एक और बता रहा हूँ, एक और चीज़ मेट्रो से भी आगे एक चीज़ है, RRTS रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम 4 मंजूर हुए थे, एक पानीपत, एक हिसार तक वाया रोहतक, एक अलवर तक और एक मेरठ तक, एक साथ मंजूर हुए थे चारों। कमलनाथ जी उस समय मंत्री थे, यूपीए के समय मंजूर हुए थे। एक इसमें से पूरा हो गया मेरठ तक पूरा हो गया। मेरठ के अंदर आप जाके देखो, आज पूरे NCR में सबसे ग्रोथ का सेंटर मेरठ बन गया। यूपी पीछे होता था हमसे, 4 मंजूर कराए थे, ना तो वो जो अलवर वाया गुड़गांव बनना था, ना वो बना, ना हिसार वाया रोहतक बनना था। तो RRTS रैपिड रेल मेट्रो का ही दूसरा रूप होता है, जो सबर्बन मेट्रो होती है, जो दूसरे देशों के अंदर लगभग हर महानगर के आसपास। कहने का मतलब यह है कि मैं असंख्य ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, जो आज हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो रेल मंत्री थे, और रेल मंत्री जब थे तो उन्होंने एक तो महम की रेल की लाइन का फाउंडेशन रखा था, जो अब जाके पूरे होने के नज़दीक पहुंची है अब जाके। और दूसरा उन्होंने फाउंडेशन रखा था कि भाई ये जो रोहतक के अंदर की रेल है, देश का पहला रेलवे बाईपास बनेगा, रोहतक के चारों तरफ से रेल घूमेगी, और अंदर एक यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हम जो है अपना बहुत अच्छी रोड, जिसमें कमर्शियल रोड हो पूरे शहर के लिए, वहाँ पे जाने का अपना, जैसे जो शिमला में मॉल रोड है, उस तरह की हम अच्छी यहाँ पे एक वो बनाई। ये एक वो था, मगर कितना नया काम कुछ किया नहीं। मगर ये जो सारे जो रफ्तार हमने पकड़ी, IMT उसका उदाहरण है। IMT में अभी तक कितनी जो है उद्योग आ जाते, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। कोई एक बड़ा उद्योग, आखिरी बड़ा उद्योग यहाँ पर मारुति वाला जो है, एशियन पे मारुति, होंडा स्कूटर, उसी टाइम के फाउंडेशन है। कोई बड़ा उद्योग यहाँ पर IMT में, इतनी बड़ी IMT इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, आज ये IMT मैं समझता हूँ कि उत्तर भारत के उद्योग का केंद्र बनने की। तो ये बड़ा नुकसान हो गया, विकास की पटरी से प्रदेश भी उतर गया, विकास की पटरी से हरियाणा भी उतर गया, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इसकी भेंट चढ़ गया। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, इसको विकास की पटरी पर दोबारा चढ़ाओगे कि नहीं चढ़ाओगे? हमारी इस बात के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हम इसी बात के लिए मेहनत कर रहे हैं कि भाई जो सपना देखा था और जिसकी तरफ हम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े थे, एम्स, जो झज्जर वाला एम्स है, वहाँ पे 11 इंस्टीट्यूट आ रहे थे, केवल नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट आया, कैंसर इंस्टीट्यूट भी, हार्ट इंस्टीट्यूट भी, जीरियाट्रिक्स इंस्टीट्यूट भी, जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट हैं एम्स के तहत, वो सारे एक कैंपस में वहाँ 300 एकड़ में
सारे आने। तो एक नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो अपने टाइम शुरू हो गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा, वही आया, मगर उसके बाद कोई पता ही नहीं और कोई प्रयास भी नहीं कर रहा और कोई इन बातों में इन विषयों के बारे में बात या चर्चा करके भी, क्योंकि ये एजेंडा दूसरा है। एजेंडा IIM की बात, ये IIM की बात कर रहे हैं तो ये क्योंकि एजेंडा दूसरा है, लेकिन अपने को दोबारा से भविष्य का, अपनी अगली पीढ़ी का, आपका और हमारा अगली पीढ़ी का अच्छा भविष्य हो, सबका मिलके हम अच्छे भविष्य के लिए लड़े, इस बात के लिए प्रयास करने हैं। तो मैं आखिर में ज़्यादा बात ना करते हुए एक बार फिर भाई आपने आज आशीर्वाद दिया कि भाई आप इसमें बदलाव लाएंगे प्रदेश में तो ले आओगे बदलाव। 1 साल के बाद मुझे विश्वास है, आज पिछली बार ही आ गया होता, आज मैं देख रहा हूँ पूरे प्रदेश में, प्रदेश के एक कोने में आपकी हवा है। और निश्चित तौर से न सिर्फ हरियाणा में हर कोने से ये बदलाव की गूंज आ रही है, मगर एक पुकार आ रही है कि बीजेपी सरकार आ रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये एक मगर प्रदेश में तो बढ़िया करोगे, मगर मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ अपने बच्चे का क्या करोगे? मेरा भी थोड़ा ख्याल रखिए भाई, अंदर खाने का प्रबंध है, भूख का टाइम हो गया। सभी आए हुए